हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सी एस जंक्शन। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हम जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग बिहार बोर्ड ने जो जारी किया था मॉडल पेपर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का, उसका जो सेक्शन बी था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसको हम लोगों ने कल देखा था। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कल सॉल्व किए थे। उसके नोट्स भी हम लोगों ने शेयर किए थे, देखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कल देखा था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का विद एग्जाम्पल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स के साथ। तो उसका ही जो नेक्स्ट पार्ट था, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। और अगर किसी ने उसकी वीडियो नहीं देखी है जो कल हमने क्लास ली थी, तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। सीएस जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है BSEB क्लास 12 कंप्यूटर साइंस मॉडल पेपर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप जाके विजिट कर सकते हैं अगर नहीं किया है आपने तो चलिए आते हैं आज की जो हमारी वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक विथ एग्जाम्पल, अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारी आज का क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखने वाले हैं आज। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, आप का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था वहीं से मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन। लैन और मैन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, लैन और मैन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसको समझते हैं। हमने कल भी बताया था कि जब भी क्वेश्चन में डिफरेंस पूछेगा तो आपको डिफरेंशियल वाले स्टाइल में ऐसे ये इस तरह से लिख के जवाब नहीं देना है, वरना मार्क्स आपका कट हो जाएगा। जब भी डिफरेंस पूछेगा तो बीच में स्ट्रेट लाइन देके दोनों तरफ, दोनों जो भी आपका टॉपिक है उसमें, उसको दोनों तरफ लिख के लेफ्ट राइट, बीच में राइट, बीच में लाइन देकर उसको आपको दोनों का डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं लैन और मैन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये लैन का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब वैन का पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। तो वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है दोनों में। दूसरा डिफरेंस है लैन का पॉइंट नंबर 2, इट कवर्स ए स्मॉल एरिया लाइक ए होम, स्कूल और ऑफिस। तो क्या समझ में आया इससे कि लैन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, घरों में, स्कूल्स में या फिर ऑफिस में लैन का यूज होता है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं वैन का। तो वैन का पॉइंट नंबर 2 है, इट कवर्स ए लार्ज एरिया लाइक सिटीज और कंट्रीज। तो जैसा कि हमको नाम से ही पता है, इसका वैन का फुल फॉर्म ही होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब बहुत लार्ज, बहुत बड़ा। तो वैन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, शहर में या किसी कंट्री में, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं इसका। तो लैन का पॉइंट नंबर 3 देखते हैं हम लोग, इट इज फास्टर एंड लेस कॉस्टली। ये बहुत तेज होता है, मतलब लैन की स्पीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वैन, और ये वैन के कंपेरेटिवली कॉस्टली भी कम होता है, ठीक है। और इसका पॉइंट नंबर 3 देखते हैं वैन का। तो इट इज स्लोअर एंड मोर कॉस्टली देन लैन, यानी वैन जो होता है वो लैन के कंपेरेटिवली थोड़ा स्लो होता है और लैन के कंपेरेटिवली थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसका एरिया बहुत वाइड होता है, बहुत लार्ज होता है। तो लैन का एग्जाम्पल है आपकी कंप्यूटर लैब, आपके कॉलेज या फिर आपके स्कूल्स की जो कंप्यूटर लैब होती है उसमें लैन लगा होता है। और वैन का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है वैन का इंटरनेट, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज का सवाल नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट इज SQL। इसको हम लोग सीक्वल भी प्रोनाउंस करते हैं।
ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर, फाइंड, अपडेट एंड डिलीट डेटा इन ए रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो एसक्यूएल का इस्तेमाल क्या है, क्या इसका उपयोग है, तो आप ये बता सकते, मतलब लिख सकते हैं कि एसक्यूएल इज यूज्ड टू स्टोर, फाइंड, अपडेट एंड डिलीट डेटा इन ए रिलेशनल डेटाबेस। तो क्या मतलब हुआ इसका कि एसक्यूएल का जो यूज होता है, एसक्यूएल का जो उपयोग होता है, वो डेटा को रिलेशनल डेटाबेस में डेटा के मैनिपुलेशन में किया जाता है, मैनिपुलेट करने में किया जाता है। मैनिपुलेशन का मतलब आप उसको, उसमें कुछ अगर चेंजेस करना है आप वो कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो, आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, आप डेटा, जो डेटा आपके मतलब यूज का नहीं है, आप उसमें से उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज ए प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है, तो चलिए देखते हैं इसका जवाब। प्राइमरी की का जवाब ये है कि ए प्राइमरी की इज ए फील्ड इन ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। प्राइमरी की क्या होता है, तो प्राइमरी की एक टेबल में के एक फील्ड को बोला जाता है जो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि किसी टेबल के फील्ड में कोई रिकॉर्ड को अगर हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करना होगा तो हम उस फील्ड में प्राइमरी की का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या है कि इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज एंड कैन नॉट बी नल। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी की अगर किसी फील्ड में हम लगा देंगे, किसी टेबल की फील्ड में, तो उस टेबल की फील्ड में फायदा ये होगा हमको कि उस टेबल की फील्ड में कोई भी वैल्यू हमारी डुप्लीकेट नहीं रहेगी। डुप्लीकेट का मतलब कि एक ही सेम डेटा दो बार नहीं रहेगा उसमें, तो इसी को बोलते हैं डेटाबेस में डुप्लीकेसी, ठीक है। मतलब जैसे क्लासरूम में एक ही नाम का अगर दो बच्चा होता है या दो स्टूडेंट होता है तो उसका कोई ना कोई प्रॉपर्टी चेंज रहेगा, वो सब कुछ सेम नहीं रहेगा, उसके फादर का नाम अलग रहेगा या कुछ रहेगा, है ना, या फिर वो उसका एड्रेस अलग रहेगा। लेकिन डेटाबेस में कभी कभी होता है कि अगर हम लोग यूनिक फील्ड अगर मतलब नहीं बनाया है, हम लोगों ने प्राइमरी की अगर यूज नहीं की है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि डेटा में डुप्लीकेट डेटा भी हो सकता है। तो अगर डुप्लीकेट डेटा को आपको रोकना है, बचाना है, तो आप अपने टेबल की फील्ड में क्या करते हैं, प्राइमरी की को यूज करते हैं, ताकि आपका जो टेबल है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर प्राइमरी की हम किसी फील्ड में अगर लगा रहे हैं तो वो फील्ड हमारा नल नहीं रह सकता है, मतलब उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी ही चाहिए। तो यही इसका मतलब है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज अ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है। तो बच्चों इसका बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने ये नोट्स लिखा है। ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। क्या है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट स्टोर्स इन ए कंप्यूटर। तो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड हुआ वो डेटा का कलेक्शन को आप डेटाबेस बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट आर दी बेसिक ऑपरेशंस इन बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशंस को बताना है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। आप लोगों को जब मैं 70 क्वेश्चन वाला मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जब करा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि बेसिक ऑपरेशन कौन कौन सा होता है। चलिए यहाँ जवाब में भी देख लेते हैं हम। तो द बेसिक ऑपरेशंस इन बूलियन अलजेब्रा आर एंड, और, एंड नॉट, ठीक है।
तो बेसिक ऑपरेशन अगर पूछेगा आपसे बुलियन अलजेब्रा में तो यही 3 लिखेंगे आप तो भी चलेगा। हालांकि ये तीनों के अलावा मतलब एक और ऑपरेशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नैंड, और दूसरा होता है नॉर भी होता है, ठीक है। लेकिन बेसिक ऑपरेशन अगर पूछ रहा है ना तो बेसिक में सिर्फ 3 ही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यही तीनों जो है हमारा ये बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान इसमें लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या है? तो देखिए, ए ट्रुथ टेबल इज ए टेबल दैट शोज ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग आउटपुट ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन। क्या समझ में आया इससे? इससे समझ में ये आया कि ट्रुथ टेबल जो है हमारा वो एक टेबल है जो क्या शो करता है, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का जितना भी पॉसिबल इनपुट वैल्यू रहता है उससे जितना भी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट बन सकता है वही सारा आपके ट्रुथ टेबल में आप ट्रुथ टेबल बना के उस वैल्यू को शो करते हैं। तो आपका ट्रुथ टेबल का जो डेफिनेशन है बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, फिर से मैं रिपीट करता हूं एक बार। ए ट्रुथ टेबल इज ए टेबल दैट शोज ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज एंड द corresponding आउटपुट वैल्यूज ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन। तो ट्रुथ टेबल जब भी बनाना होता है ना हम लोगों को, तो हमारे पास कोई न कोई बुलियन एक्सप्रेशन रहता है, और बेस्ड ऑन दैट बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग उसमें जो गिवन इनपुट रहता है उसका इनपुट और आउटपुट दोनों को हम लोग ट्रुथ टेबल बना के शो करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट एंड फ्लॉट। बताइए ये दोनों जो है इंट और फ्लॉट क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ठीक है। चलिए इसका जवाब देखते हैं, हम इसका आंसर देखते हैं। तो फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूं, अभी मैंने पहले भी किया था कि जब भी क्वेश्चन में आपके डिफरेंस पूछेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कॉपी के बीच में सेंटर में एकदम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और लेफ्ट साइड में लिखना है आपको इंट, राइट साइड में लिखना है आपको फ्लॉट। उसके बाद आपको डिफरेंस बता के लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप अगर इस तरह से लिख देंगे जैसा डेफिनेशन लिखते हैं हम, तो हो सकता है कि टीचर अगर कोई कड़ा हो तो आपके मार्क्स काट सकता है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं इंट और फ्लॉट में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि इंट इज यूज्ड टू, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, स्टोर, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इंट इज यूज्ड टू स्टोर होल नंबर्स। इंट का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? तो जब भी हम लोग को होल नंबर यूज करना होता है अपने प्रोग्राम में, तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप जो है वो हम लोग चूज करते हैं इंट को। इंट मतलब इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और इंटीजर वैल्यू का मतलब वही नंबर होता है 1 2 3 4 5, और उसमें सारा होल नंबर जो होता है वो सारा कवर होता है। तो आई होप के समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोग इंट डेटा टाइप का यूज कब कब करते हैं और क्यों करते हैं। चलिए अब फ्लॉट का देखते हैं। तो फ्लॉट का है कि फ्लॉट इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर। जब भी पॉइंट में नंबर हम लोग को अगर प्रोग्राम में नंबर यूज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फ्लॉट का यूज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम है, उसमें आपको किसी चीज का प्राइस मतलब यूजर से आपको लेना है इनपुट। तो ऐसा थोड़ी कि मतलब किसी भी चीज का प्राइस जो है वो सिर्फ इंटीजर नंबर में ही रहेगा, वो डेसिमल नंबर में भी हो सकता है। मान लीजिए किसी चीज की प्राइस अगर है 60.50 पैसे, हो सकती है ना। तो अगर हम प्रोग्राम में ऐसा कुछ मतलब वो रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी,
तो अगर उस डेटा टाइप में हम लोग वहां पे अगर यूज कर देंगे इंट वहां पे, है ना, तो क्या होगा कि प्रोग्राम में सिर्फ 60 ही लेगा, 60 के बाद पॉइंट के बाद वाला डिजिट नहीं लेगा वो। तो अगर इसको लेना है पूरे को, फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर को अगर लेना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को प्रोग्राम में जो डेटा टाइप होगा वहाँ पे हम लोग को फ्लोट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है इट डज नॉट स्टोर फ्रैक्शनल वैल्यूज। अगर हम लोग इंट का यूज कर रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप का, तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब यही पॉइंट में जो नंबर होता है। ठीक है, उसी तरह फ्लॉट का पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। तो फ्लॉट का पॉइंट नंबर 2 ये है कि कैन स्टोर फ्रैक्शनल वैल्यूज। ये फ्लॉट जो है हमारा वो फ्रैक्शनल वैल्यूज यानी डेसिमल नंबर को भी स्टोर कर सकता है। तो चलिए लास्ट में एक एग्जांपल मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया है। इंटीजर डेटा टाइप का मतलब होता है जैसे 10, 11, 15, है ना, 50, 100 जो भी है, ये इस तरह का जो भी नंबर रहेगा विदाउट डेसिमल नंबर वाला वो होता है आपका इंटीजर वैल्यू। ठीक है, और अगर फ्लॉट का एग्जांपल है तो जिस तरह से हमारा पाई का वैल्यू होता है, मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन यूज हुआ है मतलब आपके प्रोग्राम में, और उसमें पाई का वैल्यू मतलब फाइंड करना है आपको या मतलब यूजर से लेना है इनपुट, वहां पर अगर आप इंट टाइप यूज करेंगे तो सिर्फ 3 ही लेगा। अगर यूजर 3.14 लिखता भी है, देता भी है ना इनपुट, तो प्रोग्राम में 3 ही को स्टोर करेगा, 3.14 नहीं करेगा वो स्टोर। तो जब हम लोग फ्लॉट डेटा टाइप यूज करेंगे ना, तब 3.14 अगर मतलब देगा यूजर डेटा, मतलब वो एज एन इनपुट जब देगा तो वो फुल वैल्यू लेगा 3.14। तो 3.14 या 7.5 या कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट रहता है जो फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब वो कंटेन करता है, तो वो फ्लॉट डेटा टाइप वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट इज द क्लास इन C++। C++ में क्लास किसे कहते हैं? बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए भी। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब, इसका आंसर क्या है। तो एक क्लास इज ए, हाँ चलिए देखते हैं इसका आंसर। ए क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास क्या है? देखिए डेटा टाइप हमारा 2 तरह का होता है। यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से ये बात समझ में आई कि जो हम डेटा टाइप यूज करते हैं ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है प्री डिफाइंड या इनबिल्ट बोल सकते हैं उसको, जो आपके लाइब्रेरी में, आपके लैंग्वेज के लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है, जैसे इंट, फ्लॉट, कैर, है ना, ये सब क्या है? ये प्री डिफाइंड है, ये पहले से आपके लैंग्वेज के लाइब्रेरी में डिफाइंड है। इसको आपने नहीं बनाया है, इसको जो इसके फाउंडर या मतलब डेवलपर हैं वो उन्होंने बनाया है, वो उसके लाइब्रेरी में। लेकिन दूसरा जो डेटा टाइप आप भी बना सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो क्लास जो है हमारा C++ में वो क्या है? वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, तो अब क्या करता है वो? तो दैट ग्रुप्स डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट। क्या करता है? तो क्लास हमारा क्या करता है कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर देता है, एक सिंगल यूनिट में ग्रुप बना के दोनों को एक साथ कर देता है, उसी को क्लास कहते हैं हम लोग। जब क्लास आप और आगे पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा आपको, जब उसका सिंटैक्स लिखेंगे तो। यहाँ पे बस आप ये समझ लीजिए कि डेटा मेंबर आपका हो गया वेरिएबल वगैरह। ठीक है, जो वेरिएबल वगैरह जो आप यूज कर रहे होगे वो आपका हो गया डेटा मेंबर। ठीक है, और मेंबर फंक्शन हो गया, फंक्शन को ही यहाँ पर मेंबर फंक्शन बोला गया। ठीक है, क्योंकि वो किसी क्लास के अंदर डिफाइन होता है इसलिए मेंबर फंक्शन का यहाँ पर वर्डिंग यहाँ पर यूज किया जाता है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट ग्रुप्स डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट। क्या मतलब हुआ कि क्लास जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में कंबाइंड या ग्रुप करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++। बोल रहा है कि C++ में कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है, यानी उसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। द पर्पस ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर का जो पर्पस है C++ में वो ये है कि ये क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास में, है ना, जब क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो डेटा मेंबर्स को ये इनिशियलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का पर्पस यही है C++ में कि जब क्लास में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तो उस वक्त डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के पर्पस से कंस्ट्रक्टर को बनाया जाता है या फिर कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, व्हाट इज ए क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन जब मैं आपको MCQ करा रहा था 70 क्वेश्चन वाला, तो वहां पे भी क्यू से क्वेश्चन बहुत सारे थे। और देखिए आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इसमें भी क्यू से क्वेश्चन है रिपीटेड। तो देखिए कि क्यू और स्टैक वगैरह जो है वो DS का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। सॉरी। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। तो देखिए, ए क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या है क्यू? कल भी मैंने बताया था आपको कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में है, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। तो कल के क्वेश्चन में आपको बताया भी था मैंने कि कल के क्वेश्चन में था वो ग्राफ के बारे में। तो वहां पर मैंने बताया था आपको कि ग्राफ जो है, देखिए इसमें मैंने कहीं पे कराया है कल क्वेश्चन, लिंक लिस्ट, हाँ सॉरी ग्राफ नहीं, बाइनरी ट्री का क्वेश्चन था। तो कल का नोट से, कल जो मैंने कराया है वीडियो, तो इसमें कल मैंने बताया था ना कि जो बाइनरी ट्री होता है हमारा वो होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो चलिए, तो हमारा क्यू जो है, क्यू क्या है हमारा, क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यू हमारा क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और ये क्या करता है, तो ये फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। कल भी मैंने बताया था। तो आज जो बच्चे अगर कल की वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो उनके लिए मैं आज भी ड्रॉ करके यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्यू का जो प्रिंसिपल है वो कैसे फॉलो होता है। देखिए कल भी मैंने बताया था, इससे पहले भी मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ आज। मान लीजिए ये क्यू है, इसका आपको मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू, कि मान लीजिए टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर पे आप जा रहे हो टिकट लेने के लिए, और ये टिकट काउंटर में टिकट लेने वालों की लाइन लगी हुई है। ठीक है, क्यू है ये। यहाँ पर पहला आदमी खड़ा है जो सबसे पहले आकर लगा है लाइन में टिकट लेने के लिए। यहाँ पर दूसरा आदमी खड़ा है, यहाँ पर तीसरा आदमी खड़ा है, यहाँ पर चौथा आदमी खड़ा है, इसी तरह यहाँ पांचवा है, यहाँ छठा है, यहाँ सातवां है, और आप आके इसी लाइन में लग जाते हो। ठीक है, यहाँ से आके इसी लाइन में लग गए आप। तो ये जो फीफो प्रिंसिपल है ना, इसका फीफो प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मैं उसको समझाने के लिए ये आपको फिर से ड्रॉ करके समझा रहा हूँ आज भी। तो देखो क्या होगा कि जो सबसे पहले जो आदमी आकर लाइन में लगा है यहाँ पे, ये सबसे पहले टिकट लेगा और सबसे पहले बाहर होगा टिकट लेके, है ना। समझ में आ रहा है ना ये क्या कहने का मतलब। मैं ये सिर्फ यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ ना कि क्यू में फीफो का मतलब क्या है या फीफो प्रिंसिपल का मतलब क्या है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। कि फीफो का मतलब आप देख सकते हो, स्क्रीन पे भी लिखा भी है मैंने, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू में क्या फॉलो होता है, जो पहले आता है वो पहले टिकट लेके बाहर हो जाता है ना। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है
जो बंदा पहले आके यहाँ पे लगा लाइन में फर्स्ट, ये फर्स्ट मिलेगा टिकट और ये फिर ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो की भी सेम प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो डेटा जो एलिमेंट क्यू में पहले आएगा वो पहले बाहर होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में फीफो। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। ए क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज दी फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो ये रहा आज का, जो कल का जो बाकी था आपका 10 क्वेश्चन। कल का जो मैंने 10 क्वेश्चन कराया था आपको P1 का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो था हमारा, उसके बाद मैंने कहा था कि इसका पार्ट 2 कल आएगा, है ना। ये 10 क्वेश्चन कल कराया था मैंने, इसका पार्ट 2 जो है ये रहा, पार्ट 2 था इसका। तो आज जो आपका सेक्शन बी का जो 20 क्वेश्चन था वो आपका आज कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया है। अब इसका बचा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए मैं कल मतलब उसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो मैं यही बोलूँगा कि इसको आप लोग वीडियो का पॉज करके नोट्स को बना लीजिएगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में नोट्स बनाया हुआ है ना। और कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आए, कोई वर्ड ऐसा लगे जो टफ है या थोड़ा समझना मुश्किल है, या कोई क्वेश्चन में कुछ समझने में दिक्कत हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता दीजिए। हम जब भी देखेंगे तो एज सुन एज पॉसिबल आपके प्रॉब्लम का रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक का सारा जो भी सॉल्यूशन बेस्ड था वो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपके सामने समझा दिया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।